नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असेंबली बजट इजलास के दूसरे दिन अपोजिशन की हंगामा आराई। अकबर ओवैसी की तजवीज पर तेलुगुदेशम के 10 अरकान एक दिन के लिए मुअत्तल। अपोजिशन बरकी बहरान और किसानों की खुदकुशी के मामले पर संजीदा नहीं, अपोजिशन के रवैये पर अकबर ओवैसी की तनकीद। मोमरीन, बेवाओं और माजूरीन के वज़ाइफ की स्कीम का हफ्ते को महबूब नगर में इफ्तिताह। हुकूमत पर 3000 करोड़ रुपए का बोझ। 150 होमगार्ड ड्राइवर्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिये की इजराई। 22 नवंबर आखिरी तारीख। और 29 अक्टूबर को जलपल्ली में हुए कत्ल का मामला हल, 5 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के दूसरे दिन बरकी बहरान और किसानों की खुदकुशी के मामले पर अपोजिशन की हंगामा आराई से कार्रवाई में खलल पड़ा और रियासती वज़रा और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपोजिशन के एहतजाज को ड्रामेबाजी करार दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी की तजवीज़ पर तेलुगुदेशम के 10 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के दूसरे दिन किसानों की खुदकुशी के मामले पर तेलुगुदेशम, कांग्रेस और बीजेपी अरकान की हंगामा आराई और शोरगुल से इजलास को 2 बार 10-10 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। मुसलसल शोरगुल की पादाश में तेलुगुदेशम के 10 अरकान को एक दिन के लिए मुअत्तल किया गया। इजलास के आगाज़ के साथ ही कांग्रेस, तेलुगुदेशम और बीजेपी अरकान ने ऐवान के वस्त में जाकर हंगामा आराई करते हुए किसानों की खुदकुशी पर पहले मुबाहिस का मुतालबा किया। इस दौरान वज़रा और अपोजिशन जमातों के दरमियान नोक झोंक भी देखी गई। कायद अपोजिशन जाना रेड्डी ने अपने मौक़िफ़ में किसी कदर नरमी बरतते हुए बरकी बहरान और किसानों की खुदकुशी के मामले पर मुबाहिस का मुतालबा किया। ताहम तेलुगुदेशम अरकान ने रियासती वज़ीर ज़राअत पी श्रीनिवास के किसानों की खुदकुशी से मुताल्लिक़ बयान पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा करते हुए अपने एहतजाज को जारी रखा। रियासती वज़ीर हरीश राव ने मुदाखलत करते हुए कहा कि हुकूमत अपोजिशन के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन जानबूझकर ऐवान की कार्रवाई में खलल पैदा किया जा रहा है। बाद में वज़ीर फ़ाइनेंस ई राजेंद्र ने अपोजिशन, कांग्रेस और तेलुगुदेशम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि किसानों की मौजूदा हालत और बरकी बहरान के लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीएसी इजलास में ये तय पाया था कि वक्फे सवालात के बाद तहरीक इल्तिवा पेश की जाएगी। इस पर MIM ने एतराज़ किया था, लेकिन वज़ीर आला की मुदाखलत के बाद तमाम जमातों ने उस पर रज़ामंदी ज़ाहिर की थी। उन्होंने कहा कि वक्फे सवालात में पहला और तीसरा सवाल बरकी से मुताल्लिक़ है। इस पर बहस ना करते हुए बरकी बहरान और किसानों की खुदकुशी पर मुबाहिस का इसरार करके अपोजिशन तमाशा और ड्रामा कर रही है। अकबर ओवैसी ने कहा कि जब वज़ीर आला ने भी कहा है कि वो इस मसले पर मुबाहिस के लिए तैयार हैं, तो फिर ऐवान की कार्रवाई चलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए सख्त इक़दामात करने चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर एहतजाजी अरकान को मुअत्तल करते हुए ऐवान की कार्रवाई चलाई जाए। In this BSc agenda which is there, the second point which also says that it was also decided that the question hour will be strictly up to 11 AM every day. If any subject requires further discussion, it will be taken up as a half an hour discussion also. So sir, these two questions are there. If the opposition parties feel that both these questions are very important related to power and the suicide of the farmers, we can extend, as per the decision of the BSc, we can extend this for half an hour. And when the government has come forward and said that they are prepared for a discussion, they are prepared for a discussion, whether it is today, tomorrow, any time,
And the government has also come forward, Honorable Chief Minister Saab has also come forward and said that the government is prepared for a discussion. And if needed, a statement will be given to this House about the power situation. When there are two questions over here, I am sorry to say that with this agitation, one thing which comes out very clear and loud to the people of Telangana is that the opposition parties are really not interested in discussing the suicide of the farmers and the power crisis. They are more interested in creating a drama and a tamasha. And they just want to say that if they are very serious, they should let this question hour come. Why are they running away from question hour? Why are they running away from the third question, which is about the power crisis? Why are they running away with the question which is about the farmers? They are running away because they do not have words or any material to speak. If you are strong enough, please come back. I request my all opposition parties. इसके बाद तेलुगुदेशम अरकान के शोरगुल को देखते हुए वज़ीर उमूर मुखन्ना हरीश राव ने तेलुगुदेशम अरकान की मअतली के लिए तहरीक पेश की, जिसे स्पीकर ने कबूल करते हुए ई दयाकर राव, रेवंत रेड्डी, ई गांधी, प्रकाश गौड़, राजेंद्र, टी साई अन्ना, वेंकट वीरैया, सी किशन रेड्डी और लक्ष्मा रेड्डी को एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। बाद में जाना रेड्डी ने कहा कि रियासती वजीर ई राजेंद्र की तरफ से तेलुगु देशम को कांग्रेस से जोड़ने पर एतराज़ किया गया और मजलिस के फ्लो लीडर अकबर ओवैसी की तरफ से ड्रामा करने के रिमार्क पर भी उन्होंने एतराज़ किया और कहा कि अकबर ओवैसी का रिमार्क अपोजिशन की बेइज्जती है। उन्होंने अकबर ओवैसी से ड्रामे का रिमार्क वापस लेने का मुतालबा किया। ఎంఐఎం పార్టీ వారిని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఇక ముందు ఏదైనా పరస్పరం సహకరించుకునే దాంట్లో కానీ వారి అభిప్రాయం చెప్పే దాంట్లో ఉండాలి, కానీ ఇతర పార్టీని అవమాన కించపరిచే విధంగా ఉండటం సమంజసం కాదు అని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఎంఐఎం లీడర్ గారు వారి సభ్యులు అక్బరుద్దీన్ గారు ఆలోచించి ఏదైతే వారు డ్రామా అన్నారో ఆ విషయాన్ని విత్డ్రా చేసుకోవటం సబబు అని చెప్పి, जिस पर मजलिस के फ्लो लीडर ने कहा कि वक्फ़े सवालात को ज़ाय करना उनके इल्ज़ाम को साबित कर रहा है। अकबर ओवैसी ने एक बार फिर कहा कि ये पार्टियां किसानों और अक़लियतों के बारे में संजीदा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नई रियासत में सबको मिलकर सुनहरा तेलंगाना बनाना है। उन्होंने कहा कि नई रियासत में सबको मिलकर सुनहरा तेलंगाना बनाना है। अगर सियासी फ़ायदे के बारे में सोचेंगे तो ये रियासत पिछड़ा इलाक़ा बनकर रह जाएगी। उन्होंने कहा कि एमआईएम किसानों की खुदकुशी और बरक़ी बहरान पर मुबाहिस के लिए संजीदा है। लीडर ऑफ अपोजिशन जाना रेड्डी साहब को मेरे इस जुमले से बड़ी तकलीफ हुई कि मैंने कहा कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। अगर मेरे इस जुमले से तकलीफ हुई है और मेरा जुमला अगर गलत है तो क्या क्वेश्चन आवर के वक्त को ज़ाय करके मेरे इल्जाम को इन्होंने सही साबित नहीं किया? अगर वाकई में अगर ये सीरियस है किसानों के खुदकशी के मसले पर या अगर पावर के मसले पर, तो क्वेश्चन आवर में दो अहम क्वेश्चंस थे और एक क्वेश्चन था माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स का। तो ये लोग ना मुसलमानों के स्कॉलरशिप्स के लिए सीरियस है, ना किसानों की खुदकशी पे सीरियस है, ना पावर क्राइसिस पे है। मेरा ये इल्जाम इस बात से साबित हो गया कि इन्होंने क्वेश्चन आवर के वक्त को जाया किया, इस हाउस को जाया किया। और मैं फिर से कहता हूं कि ये कुछ नहीं है। अगर सीरियस है तो बहस करे, मुबाहिसा करे, हुकूमत को बेनकाब करे, उनके गलतियों को उजागर करे, आवाम के सामने लाए कि हुकूमत किस तरीके से नाकाम हुई है। लेकिन वो नहीं करते हैं, सिर्फ गड़बड़ करके वक्त जाया करना, तो ये साबित करता है कि ये ड्रामा है और ये वक्त की खराबी है। तो मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि आप इस असेंबली को, इस सेशन को चलने दीजिए, वक्त को जाया ना करिए। वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए परेशान हाल किसानों की खुशहाली के लिए और खुदकशियों को रोकने के लिए मौसर तजावीज और अपने तजुर्बा बयान करें तो बेहतर होगा। और पावर क्राइसिस को किस तरीके से डील किया जाना है उसके ऊपर भी मशवरा दीजिए, अपने तजावीज दीजिए, सजेशंस दीजिए। सिर्फ आकर गड़बड़ करना यह मसले का हल नहीं है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहस करिए और मैं अपनी तरफ से स्पीकर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि साहब आप मंडे के दिन या इस असेंबली के बाद पहला बीएसी, फिर से बीएसी बुलाइए आप और बीएसी में आप डिसाइड करिए
कि पावर के मसले पर कब डिस्कशन लाएंगे, किसानों की खुदकशी पे कब डिस्कशन लाएंगे, शॉर्ट डिस्कशन हो या 304 हो या कुछ भी हो, कब ला रहे हैं आप ये बीएससी में फैसला करें, ताकि हम चाहते हैं कि ये मसले पे बहस हो, क्योंकि एमआईएम किसानों के खुदकशी के मसले पर सीरियस है, पावर के ऊपर सीरियस है, स्कॉलरशिप पर, हर तेलंगाना के मसाइल पर है। और इस हकीकत को हमको भूलना नहीं चाहिए कि एक नया स्टेट वजूद में आया है, नया स्टेट वजूद में आया है। जिस तरीके से सबने मिलकर तेलंगाना को हासिल किया, इस तरीके से सबको मिलकर एक सुनहरा तेलंगाना बनाना होगा, और सबको मिलकर करेंगे तो बना सकेंगे। लेकिन सिर्फ सियासी फायदे के लिए तनकीद करना हुकूमत पर, तो तेलंगाना फिर और पिछड़ जाएगा। तो मेरी दरखास्त है सारे पॉलिटिकल पार्टी से कि तेलंगाना की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक जगह होकर लड़ना होगा, और तेलंगाना में वो खुशहाली, वो तरक्की और नाम और फर्स्ट स्टेट बनाने के लिए हम सबको आगे बढ़कर हुकूमत का ताउन करते हुए, उनके गलतियों पर तनकीद करते हुए, उनके अच्छाइयों पर तारीफ करते हुए ताउन करेंगे तो तेलंगाना अच्छा बनेगा। मेरी यही आपके जरिए सारे लोगों से दरखास्त है और रिक्वेस्ट है साहब। वजीर आला ने भी एक बार फिर कहा कि हुकूमत किसी भी मसले पर मुबाहिस के लिए तैयार है। साबिक वजीर DK अरुणा ने कहा है कि हुकूमत किसानों की खुदकुशी पर मुबाहिस के लिए तैयार नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 5 महीनों में 350 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। इतने संगीन मसले पर हुकूमत को मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए किसानों में एतमाद पैदा करने की ज़रूरत है। तेलुगु देशम रुकन असम्बली राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि ऐवान की कार्रवाई उस वक्त तक चलने नहीं दी जाएगी जब तक वजीर ज़राअत किसानों की खुदकुशी से मुताल्लिक़ किए गए अपने रिमार्क पर माफ़ी नहीं मांगेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम अरकान ने ऐवान की कार्रवाई में इसलिए खलल पैदा किया क्योंकि वज़ीर ज़राअत ने किसानों की खुदकुशी के वाक़यात का मजाक उड़ाया है। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो वज़रा को काबू में रखें। असम्बली इजलास के आगाज़ से पहले तेलुगु देशम और कांग्रेस अरकान मुखान्निना ने गन पार्क पर किसानों की खुदकुशियों और रियासत में बरक़ी बहरान के ख़िलाफ़ धरना मुनज़्ज़म किया था। तेलुगु देशम के ई दयाकर राव और दीगर अरकान के अलावा कांग्रेस के रुकन असम्बली गीता रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस अरकान मुखन्निना ने धरना देते हुए हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। TRS कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलुगु देशम और कांग्रेस हक़ाइक़ को सामने लाना नहीं चाहते, इसलिए ऐवान की कार्रवाई में खलल पैदा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए TRS रुकन असम्बली J. कृष्णा राव ने कहा कि तेलंगाना बरक़ी बहरान और किसानों की खुदकुशी का मसला इस वक्त तक रहेगा जब तक सीमा आंध्रा वालों की नहुसत रहेगी, क्योंकि अब भी सीमा आंध्रा वालों के इशारों पर काम करने वाले तेलंगाना कायदीन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की खुदकुशी के लिए कौन जिम्मेदार है और किस वजह से किसान खुदकुशी कर रहे हैं, इन हक़ाइक़ पर हुकूमत बराबर असम्बली के ज़रिए आवाम को बताएगी। TRS की खातून अरकान असम्बली ने तेलुगु देशम पर इल्ज़ाम लगाया है कि मुनज़्ज़म अंदाज में ऐवान की कार्रवाई को रोकते हुए तेलुगु देशम अरकान हुकूमत को बदनाम करना चाहते हैं। एक दिन के लिए ऐवान से मुअत्तली के बाद तेलुगु देशम रुकन असम्बली ई दयाकर राव ने कहा कि हुकूमत किसानों की खुदकुशी मामले पर संजीदा नहीं है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि जान देने वाले किसानों के अफराद ख़ानदान को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि TRS हुकूमत आंध्राई हुकूमत के नक्श कदम पर चल रही है। तेलुगु देशम रुकन असम्बली वेंकट वीरैया ने तेलुगु देशम अरकान की मुअत्तली पर बरहमी ज़ाहिर की और किसानों को बेइज्जत करने वालों से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया, लेकिन हुकूमत अपने हट धर्म रवैये पर कायम है। उन्होंने कहा कि इन हालात के लिए कौन जिम्मेदार है, इन हक़ाइक़ को सामने लाने की ज़रूरत है। जुमे को इजलास की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन के शोरगुल के दरमियान स्पीकर मधुसूदन चारी ऐवान की रिवायत के मुताबिक तहरीकात इल्तिवा को नामंजूर करना ही भूल गए थे। ऐवान की दोबारा कार्रवाई के आगाज़ के साथ ही उन्होंने बजट पर मुबाहिस शुरू कर दिए, जिसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में याद दहानी की और हैरत का इजहार किया।
स्पीकर ने तब तहरीकात इल्तिवा को नामंजूर करने का ऐलान किया। The House wants to know whether those adjournment motions has been allowed or disallowed. Without mentioning those adjournment motions of the political parties, we are going on a budget discussion. It is the responsibility of the chair as well as all of us to know whether those adjournment motions have been disallowed or allowed. That has to be spoken first. This is the system which needs to be. Please mention that if that has been allowed or disallowed. Spell it out, that is important. You said after the question hour, the Honorable Speaker had said that after the question hour, the adjournment motions will be allowed or disallowed, but that needs to be spelled out to the members of this House. That is important. All the adjournment motions disallowed అయినాయి. జానారెడ్డి గారు బడ్జెట్ మీద ప్రసంగించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मोमरीन, बेवाओं और माजूरीन के लिए वज़ाइफ की स्कीम आसरा का हफ्ते को जिले महबूबनगर के कुत्तूर मंडल में इफ्तिताह अंजाम देंगे। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर KTR ने बताया कि घर से सिर्फ एक मोमर फर्द को वजीफा दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी घर में बेवा, ज़ईफ और माजूर फर्द हों तो तीनों को वजीफे जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हड्डियों के फ्लोरेस मर्ज से मुतासर अफराद को भी वज़ाइफ दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वज़ाइफ की इस स्कीम से हुकूमत पर 3000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नवंबर के आखिर तक दरखास्तों की जांच का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पंचायत राज सड़कों की तामीर के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी है। देही सतह पर 14,500 किलोमीटर BT रोड की तामीर का फैसला किया गया है। इसके अलावा 20,000 किलोमीटर शहर की सड़कों की मरम्मत करने के लिए भी हिदायत दी गई है। वरंगल, खम्मम, निजामाबाद और करीमनगर में रिंग रोड की तामीर की भी हिदायत दी गई है। ज़राए के मुताबिक असेंबली के बाद वज़ीर आला खुद इस प्रोग्राम पर अमलावरी का जायजा लेंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस ने 150 होमगार्ड्स ड्राइवर्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी किया है। जॉइंट CPR हेडक्वार्टर शिवा प्रसाद ने 4TV से बात करते हुए बताया कि कमिश्नर पुलिस की हिदायत पर होमगार्ड ड्राइवर्स की जायदादों पर तकर्रुरात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन जायदादों के लिए उम्मीदवारों की तालीमी काबिलियत 7वीं जमात कामयाब होनी चाहिए, जबकि उनका कद 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। शिवा प्रसाद ने बताया कि उम्मीदवारों को ड्राइविंग में भी महारत होनी चाहिए। उम्मीदवार हैदराबाद पुलिस की वेबसाइट से तफसीलात का मुशाहिदा कर सकते हैं। 10 नवंबर से 22 नवंबर तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। उम्मीदवारों की उम्र 18 और 50 साल के दरमियान होनी चाहिए। जॉइंट CP ने उम्मीदवारों को खबरदार किया कि दरमियाने आदमियों के बहकावे में न आए। अगर इस तरह की किसी भी सरगर्मी की इत्तला मिली तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंतखबा उम्मीदवारों का टेस्ट भी लिया जाएगा और मेरिट की बुनियाद पर शफाफ तरीके से मज़कूरा जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। उन्होंने उन बेरोजगार नौजवानों से जो ड्राइविंग से वाकिफ हैं अपील की है कि वो इस मौके से इस्तेफादा करें। उम्मीदवार गोशा महल पुलिस स्टेडियम से भी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक राब्ता कर सकते हैं। दरखास्तें हैदराबाद पुलिस की वेबसाइट पर ऑनलाइन दाखिल की जा सकती हैं। ये अपने कमिश्नर पुलिस की महेंद्र रेड्डी साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम एक लिमिटेड होमगार्ड रिक्रूटमेंट जो होता है वो टेक्निकल कैटेगरी B के अंदर ड्राइवर्स का रिक्रूटमेंट के लिए हम नोटिफिकेशन दिए हैं। ये नोटिफिकेशन जो है पुलिस वेबसाइट में अवेलेबल है, वो अपना कैंडिडेट्स देख सकते हैं। ये एप्लीकेशंस देने के लिए टाइम है आज ये महीने के 10 तारीख से 22 तक है। ये मॉर्निंग 10 बजे से लेके 2 बजे तक एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। क्वालिफिकेशन एक है कि ये लोग हैदराबाद के लोकल होना चाहिए और उनका हाइट 160 सेंटीमीटर्स रहेगा और बेसिक क्वालिफिकेशन जो है 7th पास होना मिनिमम।
और इसके अलावा इनका एज जो है 18 इयर्स और 15 इयर्स के बीच में रहना चाहिए। इनका व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, हेवी व्हीकल लाइसेंस या नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस होना है, उसके मुताबिक उनका मार्क्स होंगे। इसमें दो है, एक 75 मार्क्स लाइसेंस के लिए दिया जाता है। अगर हेवी व्हीकल लाइसेंस है तो पूरा 75 मार्क्स मिलेगा, नॉर्मल लाइसेंस के लिए 50 मार्क्स 50 मार्क्स मिलेंगे। और दूसरा जो है 75 मार्क्स स्किल टेस्ट के लिए होगा, ड्राइविंग स्किल्स, वो RTA ऑफिसर्स वो करेंगे। उसमें 5x15 5 टेस्ट में स्किल टेस्ट ले लेंगे। सो इसमें क्वालिफिकेशन जो रखा गया है, अब जैसा बताया गया है कि बहुत कम है, कि हाइट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, लोकल होना है हैदराबाद को, और ड्राइविंग लाइसेंस होना, ड्राइविंग अच्छी तरह मालूम करना। कितने लोगों की ज़रूरत है? 150 ड्राइवर्स की ज़रूरत है, 150 होमगार्ड ड्राइवर्स की ज़रूरत है। बाकी जो जनरल नोटिफिकेशन बाद में आएगा, ये तो हमें सख्त ज़रूरत है ड्राइवरों की, इसलिए ऑन इमरजेंसी बेसिस पे रखा गया है। तो कैंडिडेट से मालूम करना है कि कोई मिडिल मैन, कोई इधर उधर की बातें सुनना, इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उनके पास अगर 7th क्वालिफिकेशन है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग अच्छी तरह मालूम है, तो बराबर उनको 150 कैंडिडेट्स के अंदर मेरिट पे मिलेगा। जो किसी भी हरकतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा गैर कानूनी कदम अगर उठाएंगे तो उनको प्रॉब्लम भी हो सकता है, कि जॉब के लिए भी हो सकता है। ऐसा किसी के सुनने का नहीं है कि ऐसा मिलेगा, बस ऐसा करने से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, क्वालिफिकेशन है, ड्राइविंग अच्छा कर सकता है तो ज़रूर जॉब मिलेगा। खासतौर है जो नौजवान है, जो अनएम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए हम ये कर रहे हैं। ये पूरा ट्रांसपेरेंसी से हो जाएगा। सभी एप्लीकेशंस का तो मिल रहा है। हम अब तक हम 2-3 बार पेपर नोटिफिकेशन भी दिए हैं। पुलिस वेबसाइट, हैदराबाद पुलिस वेबसाइट में भी हैं, तो वो लोग ले सकते हैं। नहीं तो उधर आने के टाइम में भी वो एप्लीकेशन, उधर कैंडिडेट अगर कुछ उनको ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया मिल रहा है तो हम 10 to 20 सेकंड तक हैं, वो टाइम में वो लोग आके मालूम करके भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन भी कर सकते, उधर आके जो सर्टिफिकेट वगैरह वेरिफिकेशन करना पड़ता है ना, इसलिए उधर आके देना चाह रहे हैं। क्योंकि उधर आने के बाद हाइट देखना चाहिए हमें, क्योंकि पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहना है और उनका हाइट 160 सेंटीमीटर रहना है, और 7th पास का सर्टिफिकेट देखना पड़ता है। उसके मुताबिक उनका स्किल टेस्ट लिया जाता है। तो इसके लिए उनको गोशामल स्टेडियम आके कैंडिडेट को आना पड़ता है। थैंक यू। राइट, थैंक यू। संगारेड्डी टाउन के वार्ड नंबर 13 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 11 लाख रुपयों के तरक्याती काम मंजूर हुए हैं। मजलिसी रुकन बलदिया ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने टाउन कमिश्नर गयासुद्दीन को अपने वार्ड का दौरा करवाते हुए अवामी मसाइल से वाकिफ करवाया, जिसके बाद कमिश्नर बलदिया ने इस इलाके में नालियों की सफाई की भी हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के अराकीन बलदिया भी मौजूद थे। पासपोर्ट सेवा केंद्र टोली चौकी में अमले की सुस्त कारकर्दगी की शिकायत मिली हैं। दरख्वास्त गुजारों ने 4TV से बात करते हुए बताया कि 5-5 घंटे उन्हें अपने काम के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि सेवा केंद्र के अंदर बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। यह भी शिकायत की गई है कि सेवा केंद्र के बाहर दरख्वास्त गुजारों के साथ आने वालों के लिए बैठने का कोई इंतजाम नहीं है। पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर ग़िज़ाई अशिया भी महंगी फरोख्त की जा रही हैं। अवाम ने मुतल्लिक़ा हुक्काम से इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की है। बताया गया कि सिर्फ 3 काउंटर्स काम कर रहे हैं, जबकि यौमिया 400 अफराद इस मरकज से रुजू होते हैं। टॉयलेट नहीं है, बैठने के लिए सहूलत नहीं है, पार्किंग सिस्टम कुछ भी नहीं है इधर, अभी तक कुछ भी नहीं है। 11 बजे आए, 11 बजे से अंदर है, अभी तक नहीं है। 5 बजे बच्चा रो रहा हमारा, 11 बजे से अंदर ही हमारे लेडीज, और कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अंदर जाने भी नहीं दे रहे हमारे को, तो पैसे भी नहीं अंदर खाने के लिए। बोलो बाद में जाके घर पे जाके खा लो, बोल रहे हो। और पीने पानी है और टॉयलेट अगर अंदर कुछ भी नहीं है लेडीज़ के लिए। आज जुम्मे की नमाज भी थी, बाहर भी नहीं छोड़ रहे हम लोग। हमें 9 बजे आया, मैं यहाँ पे 9 बजे से अभी तक 5:30 हो गए, 5:30 तक अभी तक काम नहीं हुआ पूरा। वहाँ पे कुछ छोड़े नहीं, अंदर बाहर जाके आते उधर भी नहीं छोड़े। एक जगह 3-3, 2-2 घंटे बिठाते रहे वहाँ पे। 3 काउंटर है, खाली 3 काउंटर में लंबा टाइम लगाते रहे हम लोग। 10:30కి వచ్చానండి. 10:30కి వచ్చి ఇక్కడ నాకు ఇచ్చిన టైం వచ్చి 11:15 అపాయింట్మెంట్ టైము. 5 అవర్స్ వెయిట్ చేశాను. ఈ 5 అవర్స్లో
నేను ఏమేం పనులు చేసి ఉండొచ్చు. 400 మంది 5 గంటలు వాళ్ళు పని బాట వదిలేసుకొని ఈడే కూర్చొని ఉన్నారు. ఇక్కడ నాటకాలు ఆడుతున్నారు. ఒక రూమ్ నుంచి ఇంకో రూమ్కి పంపించడానికి మీకు ఉపశమనం దొరుకుతుంది అంటున్నారు. అంటే 400 మంది 5 గంటలు వేస్ట్ చేయాలి. ఇక్కడికి వచ్చి 2000 రూపాయలు కట్టేసి ఇదేమన్నా కొంచెం అయినా అర్థం ఉందా దానికి? వీళ్ళు ఏ సెక్షన్ అని ఒకటి ఉంది, దాంట్లో 21 కౌంటర్లు ఉన్నాయి, నీట్గా పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళు ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి వచ్చేసరికి మాటలు, ఎవరో వైఫ్ చనిపోయిందంట, ఐ థింక్ ఈయన వైఫే, దీని గురించి ఒక ఓపెన్ డిస్కషన్, దాని మీద ఇద్దరు మాట్లాడుకోవడం. మళ్ళీ ఎంత లేజీగా పనిచేస్తున్నారంటే ఒకవేళ వాళ్ళు పని చేయకపోతే కొత్త వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకోండి. मादानापेट के इलाके में एक शख्स की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक 50 साला ड्राइवर आर कृष्णा और उसके दामाद सीनू के दरमियान अक्सर झगड़े हुआ करते थे। सीनू अपनी बीवी से अलहदा रहा करता था, जबकि उसकी बीवी मायके में मुकीम थी। अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि सीनू और कृष्णा ने एक साथ मैनोशी की और रात देर गए दोनों घर लौटे। कृष्णा की मौत हालत नींद में हो गई और सीनू सुबह होने से कबल ही फरार हो गया। मुतवफ़ी कृष्णा के अफराद ख़ानदान का इल्ज़ाम है कि सीनू ने शराब में जहर मिलाकर पिलाई थी, जिससे कृष्णा की मौत वाक़ हुई है। मादानापेट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। फिर निकलाने बाद में उनके ससुराल को लेके चला गया, चले जाके पी लेके फिर 7 बजे आए थे शाम में। 7 बजे आके फिर आए बाद में फिर आके थोड़ी देर बैठ के फिर जाके पी के आए थे। पी के आके फिर शाम में आप कहीं को लड़े बोल के खाना भी खिलाए करते, खाना डाल खा के सो गए। अब सो गए बाद में क्या करा कि नहीं मालूम, और रूम में सुला दिए। दोनों ससुरा दामाद दोनों उधर सो गए, पूरा लेडीज इधर सो गए। सुबह उठ के उनको देखा, क्या करा क्या नहीं मालूम, रात में कर दिया। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने जलपल्ली में हुए फैक्ट्री मालिक अब्दुल रफ़ी के कत्ल के मामले को हल करते हुए 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 29 अक्टूबर की शाम 30 साला अब्दुल माजिद ने, जो रशीद कॉलोनी हसन नगर के रहने वाले हैं, अपने साथियों समद, सलीम, शेख इम्तियाज और मोहम्मद अली उर्फ अब्बू के हमरा जलपल्ली में 35 साला अब्दुल रफ़ी का इंतहाई बेरहमी से गला काट कर कत्ल कर दिया था और फरार हो गए थे। पुलिस तहकीकात करते हुए कातिलों तक पहुंची और उन्हें गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। पुलिस के प्रेस नोट के मुताबिक कातिल और मकतूल के अफराद ख़ानदान के ताल्लुकात इंतहाई दोस्ताना थे। बताया जाता है कि कातिल माजिद की मुतलका बहन मकतूल रफ़ी से फ़ोन पर बात किया करती थी, जिसका इल्म होने पर वालिदैन ने उससे डांट डिपट की, जिस पर उसने फ़िनाइल पीकर खुदकुशी की कोशिश की। इस बात का इल्म होते ही माजिद मुहल्लिक हथियार लेकर अपने साथियों के हमरा अब्दुल रफ़ी की फैक्ट्री वाक़े जलपल्ली पहुंचा, जहां उसने अपने साथियों के हमरा मैनोशी की और उसके बाद रफ़ी को साथ ले जाकर उसका कत्ल कर दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। असेंबली बजट इजलास के दूसरे दिन अपोजिशन की हंगामा आराई। अकबर ओवैसी की तजवीज पर तेलुगु देशम के 10 अरकान एक दिन के लिए मुअत्तल। अपोजिशन बरकी बहरान और किसानों की खुदकुशी के मामले पर संजीदा नहीं, अपोजिशन के रवैये पर अकबर ओवैसी की तनकीद। मोमरीन, बेवाओं और माजूरीन के वज़ाइफ की स्कीम का हफ्ते को महबूब नगर में इफ्तिताह, हुकूमत पर 3000 करोड़ रुपए का बोझ। 150 होमगार्ड ड्राइवर्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिये की इजराई, 22 नवंबर आखिरी तारीख। और 29 अक्टूबर को जलपल्ली में हुए कत्ल का मामला हल, 5 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।